हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों चैनल को 100% करंट अफेयर स्कोर करने के लिए आपके किसी भी एग्जाम में। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। कई दिनों से दोस्तों क्विज नहीं आ रही थी, आज से क्विज और पीडीएफ वगैरह सब कुछ कंटिन्यू हो जाएगा, सब कुछ डला दिया जाएगा, पुराना वाला भी। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एमजेटी एप्लीकेशन से। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, G7 समिट 2021 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इस बार दोस्तों 2021 में ब्रिटेन इसकी अध्यक्षता कर रहा है। एशिया की गोल्डन गर्ल कहा जाता है पीटी उषा को। और दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक टेक चंद बन चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेक चंद कहां से आ गए, अभी तक तो मरियप्पन थंगावेलु थे। तो देखिए यही मैं क्वेश्चन अभी आज बताऊंगा। मरियप्पन थंगावेलु को दोस्तों कोविड-19 का एक प्रकार से कहें कि संदिग्ध माना गया है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव केस के साथ में आ गए थे, संपर्क में आ गए थे, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए अब ध्वजवाहक चेंज हो चुकी हैं, अब नए ध्वजवाहक तेगचंद होंगे। अभी इसके बारे में मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है वो स्पेस एक्स से संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत है दूसरे स्थान पर। किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर। भारत ने अमेरिका को पीछे कर दिया है। अमेरिका आ गया है तीसरे स्थान पर। पहले पर कौन है? पहले पर है चाइना, सेकंड पर इंडिया, थर्ड पर है अमेरिका। भारत की रैंकिंग जो है दोस्तों ये कुशमैन एंड वेकफील्ड इसके द्वारा जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जारी हुई है उसके द्वारा ये बताई गई है। ठीक है, तो जारीकर्ता भी आपको याद रखना है, कुशमैन एंड वेकफील्ड। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। EIU की सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये दोस्तों बहुत सारी रैंकिंग वगैरह जारी करता रहता है और इसके द्वारा सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 भी जारी किया गया है। इसमें टॉप पर है कोपेनहेगन। कौन? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन को दोस्तों टॉप पर चुना गया है सेफ सिटीज इंडेक्स में, यानी कि ये दुनिया की सबसे सेफ सिटी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दोस्तों टोटल 60 शहरों की एक लिस्ट जारी की गई, एक रिपोर्ट जारी की गई। फर्स्ट पर कोपेनहेगन है, सेकंड पर है टोरंटो, थर्ड पर है सिंगापुर और लास्ट पर है यानी 60वें स्थान पर है यांगून। ठीक है, 60वें पर। अब देखिए भारत के सिर्फ 2 शहर ही इस लिस्ट में शामिल हो पाए हैं। एक तो नई दिल्ली है जिसकी ओवरऑल रैंक है 48 और दूसरी है मुंबई जिसकी ओवरऑल रैंक है 50। क्लियर? अब दोस्तों इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन आ गए, तो हम लोग इंडेक्स और रैंकिंग को कर लेते हैं रिवाइज। तो देखिए अभी आया था एक वैश्विक युवा विकास सूचकांक यानी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको जारी किया गया था दोस्तों राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा और इसमें टॉप पर था सिंगापुर। इसमें भारत था 122वें स्थान पर। तो इसको आपको याद रखना है, इंडिया की रैंक पूछी जाती है वैश्विक युवा विकास सूचकांक। इससे पहले ITU ने दोस्तों वैश्विक एक साइबर सुरक्षा सूचकांक जारी किया था। इसको इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया था और इसमें टॉप पर था अमेरिका, सेकंड पर यूके और सऊदी अरेबिया था साथ में, थर्ड पर एस्टोनिया था और भारत की रैंक थी इसमें 10वीं। ठीक है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन जरूर करते रहा कीजिए। इसके पहले आई थी IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें दोस्तों टॉप पर था स्विट्जरलैंड, सेकंड पर स्वीडन था, थर्ड पर था डेनमार्क और भारत था 43वें स्थान पर। 43rd रैंक थी इंडिया की। ठीक है, IMD के द्वारा इसे जारी किया गया था। इससे भी पहले अगर बात करें तो इससे पहले दोस्तों वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स आया था CAF के द्वारा यानी चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा। इसमें टॉप पर था इंडोनेशिया और भारत था 14वें स्थान पर। किस पोजीशन पर? 14वें स्थान पर। और इससे भी पहले अगर बात करें तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया था, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें भारत 40वें स्थान पर था। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि कहें इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स में भारत 121वें स्थान पर था।
ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 56वें स्थान पर था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई थी, इसमें भारत 117वें स्थान पर था। तो ये सारी रैंकिंग जो है इनका रिवीजन समय समय पर आप लोग करते रहा कीजिए। आपके लिए बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, डेली वीडियोस को कंटिन्यू रखना है। डेली करंट अफेयर की वीडियो रोजाना देखना है। देखिए यहाँ से 4 से 5 घंटे निकाल करके आपके लिए वीडियो बना दिया जाता है, आप लोग सिर्फ 20 मिनट नहीं निकाल पाते हो। अभी मैंने देखा रक्षाबंधन में बहुत सारे लोग घर की छुट्टियों पर गए हुए थे तो वीडियोस के व्यूज ही कम आने लगे थे। यहाँ पर मैं हमेशा वीडियो कंटिन्यू रखता हूँ, चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, हमेशा 4 से 5 घंटे निकाल करके आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ। आप लोग सिर्फ 20 मिनट नहीं निकाल पाते हो। इसके बाद कहते हो क्वेश्चंस आए थे, कर नहीं पाए एग्जाम में। अभी कल देखिए 1-2 स्टूडेंट का डाउट था कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिले, उनको मैंने इतने सारे कमेंट्स वगैरह सबको पढ़ाए कि कितने बच्चों ने जो डेली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं वो कैसे कैसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। एक भी सिंगल क्वेश्चन वीडियो के बाहर से नहीं था। स्क्रीनशॉट भी मैंने बाकायदे दिया टेलीग्राम पर। कल टेलीग्राम पर इस पर लेकर के बहुत ज्यादा बहस छिड़ गई थी। तो आप लोग ऐसा मत करो, आप लोग डेली वीडियोस को अगर कंटिन्यू करोगे तो एक भी सिंगल क्वेश्चन वीडियो के बाहर से नहीं आने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग को बस डेली कंटिन्यू रखना है। अगर कंटिन्यू नहीं कर पाते हो तो आपके लिए मैं ई बुक वगैरह भी निकाला करता हूँ। अगर आप डेली वीडियो नहीं देख पाते हो, मंथली ही सिर्फ देख पाते हो और मंथली की ई बुक पढ़ लेते हो, तब भी आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं मिस होगा। बस आपको ई बुक बहुत ही केयरफुली पढ़ना होगा, ठीक है। या तो ई बुक केयरफुली पढ़ लो, या तो डेली वीडियो को कंटिन्यू कर लो, या फिर आप क्विज भी सॉल्व कर लिया करो। क्विज ही देखो, क्विज में भी एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, आप उसको ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो, नोट्स अपना बना लो। तो ये सारे तरीके हैं जिसकी वजह से आपके एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखो, अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हो जीके जीएस में या फिर करंट अफेयर में, तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने? तो टोक्यो पैरालंपिक में देखिए अभी तक ध्वजवाहक मैंने भी आपको कई बार बताया और आपने भी कई बार पढ़ा, मरियप्पन थंगावेलु थे। लेकिन दोस्तों अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि ये एक कोविड-19 पेशेंट के संपर्क में आ गए थे, इस वजह से इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो अब नए ध्वजवाहक बन गए हैं टेकचंद। ध्यान रखिएगा, अपडेट कर लीजिए, पिछले जो भी क्वेश्चन आपने पढ़े सब जगह से अपडेट कर लीजिए। अब नए जो होंगे ध्वजवाहक फ्लैग वियरर टोक्यो पैरालंपिक में, ये होंगे टेकचंद। अच्छा, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया यूपी पीईटी के एग्जाम में भी। यूपी SSC पीईटी का जो एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। हालांकि उसके हिसाब से तो मरियप्पन थंगावेलु ही सही होंगे, क्योंकि तब ये न्यूज नहीं आई थी, ठीक है। ये न्यूज फिलहाल अब के लिए आई है। और टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक ये बन गए। टोक्यो पैरालंपिक अभी 24 तारीख से शुरू हुआ है और ये चलेगा 5 सितंबर तक, यानी 24 अगस्त से शुरू होकर के 5 सितंबर तक चलेगा टोक्यो पैरालंपिक। अच्छा, टोक्यो पैरालंपिक टोक्यो ओलंपिक के बाद हुआ है, इसके बारे में भी मैंने बताया। इसमें 540 इवेंट्स होंगे, टोटल 22 प्रकार के स्पोर्ट्स होंगे, यानी 22 खेलों में 540 इवेंट्स होंगे। इवेंट मतलब समझ रहे हो ना, जैसे होता नहीं, जैसे मैंने आपको विंबलडन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था ना कि जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें एक ग्रैंड स्लैम में 5 इवेंट होते हैं। मेंस सिंगल ले लीजिए, वीमेंस सिंगल ले लीजिए, इसके बाद मेंस डबल्स, वीमेंस डबल्स, फिर मिक्स डबल्स, ठीक है। तो ये 5 इवेंट एक ही गेम में हो गए। इसी प्रकार से 22 गेम में दोस्तों 540 इवेंट होंगे टोक्यो पैरालंपिक में। पैरालंपिक पैरा एथलीट के लिए होता है, क्लियर। फिलहाल टेकचंद के बारे में बात करें तो टेकचंद दोस्तों ये शॉटपुट के खिलाड़ी हैं और एशियन गेम्स में गोल्ड है इनके नाम। मरियप्पन थंगावेलु तो दोस्तों रियो पैरालंपिक में 2016 में गोल्ड जीत चुके हुए थे, इस वजह से इनको फ्लैग बीयरर चुना गया था, लेकिन फिलहाल के लिए ये क्वारंटाइन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया गया? तो वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया गया असम में। असम में ये मनाया जाता है और बहुत ही फेमस ये त्यौहार होता है। असम में एक जनजाति होती है दोस्तों जिसे कहते हैं तिवा जनजाति। तिवा जनजाति या तिवा आदिवासी, इन्हीं के द्वारा ये मनाया जाता है। तिवा को लालुंग भी कहा जाता है और ये असम, मेघालय वगैरह में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि कुछ कुछ मात्रा में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के भी हिस्सों में ये पाए जाते हैं। तो तिवा आदिवासियों के द्वारा ये मनाया जाता है वांचुआ महोत्सव, अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए। क्लियर। असम आया है, असम देखिए मैप में है कहाँ पर? तो असम देखिए ये रहा पूर्वोत्तर में, ये सभी राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता हुआ है असम। क्लियर।
असम की राजधानी देखिए होती है दिसपुर। क्या होती है? इसकी कैपिटल होती है दिसपुर, यहां पर लिखी हुई है। असम अपना बॉर्डर यहां पर आपको याद करने की जरूरत है नहीं, सभी राज्यों से शेयर करता है। जो भी राज्य आपको पूर्वोत्तर समझ में आए बता दीजिए, असम उससे बॉर्डर शेयर करता है। देखिए पश्चिम बंगाल से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है असम। असम में ही दोस्तों नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी होकर के आती है, और असम में ही बनता है माजुली द्वीप। माजुली नदी द्वीप दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसको याद रखना है। और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी आकर के सबसे चौड़ी हो जाती है, 8 किलोमीटर की चौड़ाई हो जाती है, और ये बन जाती है भारत की सबसे चौड़ी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, असम के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, अभी नए नए बनकर आए हुए हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर हैं, और सुधांशु धूलिया ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं। असम में झीलों की बात करें तो दोस्तों हफलोंग झील है, चंडूबी झील है, डिघाली पुखरी, शिव सागर, तमरंगा, डिगबोई झील आपको याद रखना है। तेल का उत्पादन यहाँ से मिलता है, तेल यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा दीपोर बिल वगैरह, देहिंग लेक वगैरह है यहाँ पर। नेशनल पार्क इसके 7 हो चुके हैं, अभी हाल ही में चर्चे में आया था जब 2 नए नेशनल पार्क इसमें जुड़े थे। कौन कौन से नए जुड़े हैं ये आपको याद रखना है। एक तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क नया जुड़ा है, एक रायमोना नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क नए जुड़े हैं असम में, इसको दोनों को याद कर लीजिए। बाकी तो मानस, काजीरंगा, नामेरी, औरंग, डिब्रू सखोवा ये सब है ही। काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और अभी यूपी SSS के एग्जाम में ये पूछा गया है। अच्छा, जो बच्चे यूपी SSS एग्जाम का पेपर दिए थे उनको तो पता ही होगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जो लोग नहीं दिए थे उन लोगों के लिए मैंने दोनों पेपर का सेट भेज दिया है टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, एटलीस्ट सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आइडिया लग जाएगा। बिहू नृत्य, भोरताल नृत्य और खंबालिम ये सभी असम के प्रमुख नृत्य हैं। क्लियर? अगला देखते हैं, $100 अरब का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली चौथी भारतीय फर्म कौन बनी? तो वो बन गई है दोस्तों इन्फोसिस। इन्फोसिस ये भारत की चौथी कंपनी बन गई है जिसने $100 बिलियन का, $100 अरब का मार्केट कैप क्रॉस कर दिया है। पहली कंपनी बनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड पर बनी थी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और थर्ड बनी थी HDFC बैंक, और अब चौथी भारतीय फर्म बन गई है $100 बिलियन यानी $100 अरब का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली इन्फोसिस। क्लियर? रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें मार्केट कैप की तो ये है $140+ बिलियन में, ठीक है, ये $140 बिलियन से ज्यादा की ये मार्केट कैप वाली कंपनी है। सेकंड पर है $115 बिलियन के साथ TCS, थर्ड पर है HDFC बैंक $101.1 बिलियन के साथ, और फोर्थ पर आ गई है इन्फोसिस $100 बिलियन की मार्केट कैप के साथ। क्लियर? इन्फोसिस की स्थापना 1981 में की गई थी नारायण मूर्ति जी के द्वारा। हेडक्वार्टर्ड है ये बेंगलुरु में, और CEO है सलील पारेख। कौन है? सलील पारेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दोस्तों प्रिंसपाल सिंह। प्रिंसपाल सिंह जिस टीम से खेलते थे यानी सैक्रामेंटो किंग्स, इसने दोस्तों अभी हाल ही में 2021 का NBA समर लीग जीत लिया है। इसने किसको हरा करके जीता है? इसने बॉस्टन सेल्टिकस को हरा करके जीत लिया है ये खिताब, NBA का खिताब, और इस NBA के खिताब में वाली टीम में ये भी शामिल थे प्रिंसपाल सिंह। अच्छा, NBA जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, याद रखिएगा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो ये बास्केटबॉल का टूर्नामेंट हुआ जिसमें ये शामिल थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय में दोस्तों संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है अभय कुमार सिंह को। IAS अभय कुमार सिंह ये होंगे पहले संयुक्त सचिव, पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी सहकारिता मंत्रालय के। अब मैं पहले क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों अभी अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो देखी होगी कैबिनेट एक्सपेंशन वाली जो मैंने आपको बना करके दी हुई थी मोदी 2.0, उसमें बताया था कि एक नया मंत्रालय जुड़ा हुआ है, सहकारिता मंत्रालय। ये नया मंत्रालय आया हुआ है। अब भारत सरकार में एक नया मंत्रालय आया हुआ है, सहकारिता मंत्रालय, और इसके केंद्रीय मंत्री, पहले केंद्रीय मंत्री कौन बनाए गए? अमित शाह।
तो इसके सचिव की भी जरूरत है। तो इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं कौन? अभय कुमार सिंह, जो कि बिहार कैडर से 2004 बैच के IAS ऑफिसर हैं और इनको अगले 7 वर्षों के लिए बनाया गया है ज्वाइंट सेक्रेटरी। क्लियर? तो जुलाई 2021 में दोस्तों, अभी एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे। तो इस टाइम पर दोस्तों सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ, कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, बहुत सारे नए मंत्री आए। इस पर मैंने वीडियो दी हुई है, उस वीडियो को भी देख लेना, वहां से भी क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो भारत ने अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया है। ऑपरेशन देवी शक्ति इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तालिबानियों का अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है दोस्तों, तो ऐसे में उसने एक डेडलाइन जारी की है, 31 अगस्त तक की। 31 अगस्त तक जिनको अपने देश के नागरिकों को निकालना हो निकाल लीजिए, वरना उसके बाद फिर वो काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लेंगे। तो ऐसा कहना है उनका। अमेरिका को भी ये खुली हिदायत दे चुके हैं और अमेरिका भी तेजी से इवैक्यूएट कर रहा है। इंडिया भी अपने नागरिकों को तेजी से निकाल रहा है और इसके लिए इसने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा है ऑपरेशन देवी शक्ति। किसके द्वारा शुरू किया गया है ये ऑपरेशन? विदेश मंत्रालय के द्वारा। ओके, और ये कब से शुरू किया गया है अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे 16 अगस्त से। तालिबान द्वारा 15 अगस्त को दोस्तों कब्जा कर लिया गया पूरी तरीके से, वहां की राजधानी पर काबुल पर कब्जा किया गया। इसके बाद से अगले दिन से ही 16 अगस्त से ही भारत सरकार ने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहले दिन 40 को निकाला गया और अभी तक बात करें तो 800 से ज़्यादा नागरिकों को, हमारे भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला जा चुका है। ओके, ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से। अच्छा, अब अफगानिस्तान आया है, अफगानिस्तान तालिबान, तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस का करते हैं रिवीजन। सबसे बड़ा क्वेश्चन, तो अब अफगानिस्तान का नया नाम आप रट डालेंगे, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। क्या? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान का नया नाम। इसके अलावा दोस्तों अभी ब्रिटेन ने G7 की बैठक बुलाई थी, किस लिए? अफगानिस्तान के संकट को इसका निवारण करने के लिए, एक प्रकार से कहें, ठीक है, इस पर चर्चा करने के लिए। तो उसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा ही की गई है और तालिबान ने अपना राष्ट्रपति भी चुन लिया है। तालिबान ने दोस्तों मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अपना नया राष्ट्रपति घोषित किया है। हालांकि उधर नॉर्दर्न लैंड्स के द्वारा वहाँ के अब्दुल्ला सालेह ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया है, जो कि उपराष्ट्रपति हुआ करते थे अशरफ गनी के टाइम पर, लेकिन अभी फिलहाल वो थोड़े से ही प्रांत में सीमित हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, आपको याद रखना है तालिबान के राष्ट्रपति का नाम, तालिबान का जो कब्जा किया गया अफगानिस्तान है इसका नया नाम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, डेली जीके टेस्ट की सीरीज दोस्तों आज से कंटिन्यू होगी और आपको जुड़ना है 7 PM पर, रोजाना आ जाना है आज के बाद से। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में हरीश पार्थोनेनी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो हरीश पार्थोनेनी ये जर्मनी में भारत के बन गए हैं नए राजदूत। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है हरीश पार्थोनेनी की। ये दोस्तों IFS ऑफिसर हैं, यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं, 1990 बैच के, 1990 बैच के। जर्मनी आया है। जर्मनी चलिए दिखाता हूं मैं आपको, वर्ल्ड मैप में है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आएंगे आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोपीय महाद्वीप में, यहां पर आपको ये दिख जाएगा पावरफुल कंट्री जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल यहां पर है बर्लिन और जर्मनी की वर्तमान में चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल, ये है यहाँ की चांसलर। यहाँ की करेंसी क्या होती है? यूरो। यूरो होती है यहाँ की करेंसी जर्मनी की। क्लियर? यहाँ के आसपास के देश के बारे में बात करें, देखिए ये नीदरलैंड है, बेल्जियम है, ठीक है, इसके बाद फिर पोलैंड है, डेनमार्क वगैरह है, ऑस्ट्रिया वगैरह है, ये सभी देश इसके आसपास की कंट्रीज हैं, फ्रांस वगैरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में SS हकीम जी का निधन हो गया है, जो कि पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल कोच थे और द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता भी थे। SS हकीम यानी सैयद शाहिद हकीम दोस्तों एक बड़ा नाम था फुटबॉल के क्षेत्र में भारत के लिए। ये भारतीय खिलाड़ी भी थे फुटबॉल के, काफ़ी फेमस, नेशनल टीम के हिस्सा भी रहे थे। 1960 में रोम ओलंपिक में जो टीम हमारी गई थी उसमें भी रिप्रेजेंट किए हुए थे। इसके अलावा दोस्तों ये राष्ट्रीय फुटबॉल कोच भी बने थे।
इसके अलावा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक क्षेत्रीय निदेशक भी थे, ठीक है। और ये पीके बनर्जी जो कि महानतम फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनके भी ये कोच भी रह चुके थे, ठीक है, 1982 के एशियन गेम्स के दौरान, ठीक है। हालांकि ये सहायक कोच के ही रूप में काम किए थे। इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका था, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका था। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच के लिए दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। कोई भी आपको भ्रमित करे, कोई भी आपको कंफ्यूजन में डाले, आपको नहीं देखना है, नहीं सुनना है उसकी बात। आपको रेगुलरली फॉलो करना है डेली करंट अफेयर की सीरीज। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका वीडियो के बाहर से नहीं आने वाला है। आपको यहाँ पर सिर्फ वही बताया जाता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फालतू के क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, आपको डिटेल्स बताई जाती है। उन डिटेल्स को आप अगर देखते जाओगे, रोजाना रिवीजन करते जाओगे, तो आपके जीके जीएस में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपको रेगुलरली वीडियो को देखते रहना है। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, यानी WEF का, इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नीचे के दो प्रश्न तो दोस्तों UPSSC PET के एग्जाम में अभी पूछा गया था, तो इसको तो आपको आंसर करना ही चाहिए। चलिए, इसके अलावा अब आप इस वीडियो की क्विज प्राप्त कर सकते हो MJT ऐप पर। स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर के आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। वीडियो सेक्शन में वीडियो देख सकते हो, फ्री PDF से आप डाउनलोड कर सकते हो, डिटेल PDF, ई बुक, वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट वगैरह सबका आप फायदा उठा सकते हो MJT ऐप से जाकर के। तो जाकर के MJT ऐप पर इसकी क्विज सॉल्व कीजिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी देखिए, समझिए। डेमो क्लासेस फ्री में अवेलेबल है, उनको लीजिए और उसके बाद आप लोग डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।